नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक की पीएससी विद अस में। और आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें और मोटिवेशन दीजिए कि हम अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। आज का जो वीडियो है वो इकोनॉमी के पार्ट 5, हम पाँचवा पार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 पार्ट हमने अपलोड कर लिए हैं और इसको वो देखने के लिए हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो इन्फ्लेशन है। फिर इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, उसके कारण क्या है, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेस कैसे, इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, वो सब क्या है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं उससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। सो सो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके जो जनरल लेवल प्राइस है मार्केट में, उसका उसकी रेट को मेजर करते हैं कि क्या रेट से इन्फ्लेशन ग्रो हो रही है, कम हो रही है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। सो बेसिकली ये रेट्स है कमोडिटीज़ के, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के, जो हम डेली यूज़ के लिए ख़रीदते हैं या कुछ बेचते हैं या कुछ भी है ऐसा, उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसका जो मेजर है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमारे लास्ट कुछ सालों में इन्फ्लेशन का जो स्टेटिस्टिक्स है वो इस टाइप है कि अभी अप्रैल 2022 में काफ़ी हाई चली गई थी इन्फ्लेशन, जैसे 7.5 से ऊपर इन्फ्लेशन हो गई थी। अभी भी हाई है। जो आरबीआई का जो और मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसका जो स्टैंडर्ड है कि वो 4 ± 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट 6 तक जो है टॉलरेबल है इन्फ्लेशन। तो ये 6 से अभी भी ऊपर ही है, ये जुलाई के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। बट फिर भी इन्फ्लेशन अभी मतलब अप्रैल से थोड़ी कम है, जो कि अच्छी बात है। टाइप्स क्या है इन्फ्लेशन के? इन्फ्लेशन के जो टाइप्स है वो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स है। और ये यहाँ से ऊपर की ओर मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर नाम पढ़ेंगे हम। स्टैगफ्लेशन एक अलग चीज़ है। स्टैगफ्लेशन में क्या है कि इन्फ्लेशन भी हाई होता है और आपका जो हाई ग्रोथ भी लो, ग्रोथ लो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होती है। वो सब को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और फिर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये कॉजेज़ भी है और इनको टाइप्स भी कुछ कंसीडर करते हैं। फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन। ये सारे जो टाइप्स है इन्फ्लेशन के, और इसमें से कुछ हम एक्सप्लेन भी करेंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। लो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि लो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो रेट्स है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। प्रिडिक्टेबल है कि भाई अभी अगले महीने तक ये रेट ही रहेगा किसी चीज़ का, या ज़्यादा ज़्यादा इतना बढ़ जाएगा। तो उस और ये जो रेट है इसके मैक्सिमम नॉर्मली सिंगल डिजिट में ही रहते हैं। और इस समय पे अगर इन्फ्लेशन लो है तो लोग क्या करते हैं कि पीपल आर विलिंग टू सेव मनी, लोग पैसा बचाना और सेव करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन लो है और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा, पैसे की वैल्यू मतलब ज़्यादा रहती है। कि आप कोई चीज़ आप खरीद आज जो खरीद रहे हो, आपको पता है कि अगले 1 महीने में 2 महीने भी वो आपको उसी रेट पे पड़ेगी। तो आपकी पैसे की वैल्यू सेम रह रही है या बढ़ रही है। अगर रेट हो, इन्फ्लेशन कम हो रही है तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। पीपल आर विलिंग टू साइन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन कर सकते हैं कि किसी को लोन दे दिया या कुछ और है। तो वो सब चीज़ें लो इन्फ्लेशन में कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है कि रेट बढ़ेगी नहीं। अगर रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मतलब पैसे की वैल्यू घटेगी। कि आज जो चीज़ आप 50 रुपये की ले सकते हैं और वो अगले 1 महीने में क्या पता आपको 60 की मिल जाए। और आपके पैसे की वैल्यू, आपने किसी को उधार दिया है 50 रुपये और उसमें आपको इंटरेस्ट में सिर्फ 5 रुपये मिलेंगे 1 महीने में, तो वो 55 रुपये ही बनेंगे आपके 1 महीने में। लेकिन जो चीज़ है वो अब 60 की पड़ रही है, तो उसमें आपका घाटा हो रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो लोग बेसिकली सेव नहीं करते हैं मनी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन लो है तो लोग पैसा जमा करना, सेव करना पसंद करते हैं। फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? ये एक डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन है, उसको गैलोपिंग रेट बोलते हैं। जिसमें कि 100 ऐसे 50% का इंक्रीज हो गया और या 100% का इंक्रीज हो गया, ये सडन ऐसे इंक्रीज होते हैं। और मेन रीज़न क्या होता है कि कोई कंट्री ऐसे सफ़र कर रही है, कोई वीक गवर्नमेंट है या वॉर है, रिवॉल्यूशन चल रहा है। जैसे कि अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम्स आ रही है,
वह जैसे कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों की वजह से गैलोपिंग इन्फ्लेशन बढ़ती है कि सडनली वॉर हो रहा है और कुछ चीज़ें क्या है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो ईजीली आप नहीं कर पा रहे हैं, इवन आप एग्रीकल्चर या कोई इंडस्ट्री भी रन नहीं कर पा रहे हैं, तो सडनली उसका क्या है रेट बढ़ जाएंगे चीज़ों के। तो पीपल होर्ड गुड्स, और जब पता है कि भाई बाहर वॉर हो रही है या ऐसा कुछ है, तो लोग क्या है कि सामान जमा करना इकट्ठा करते हैं। जैसे कोरोना शुरू हो गया था तो लोगों को जैसे पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोगों ने एकदम ही सामान लेना शुरू कर दिया और होर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे कि बीच में क्या है कि रेट्स बढ़ गए जैसे ही। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि लोग होर्ड करते हैं और बाय हाउसेज एंड लैंड स्टॉप लैंडिंग, पैसा देना बंद कर देते हैं क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती है। पैसा दिया वहाँ से इंटरेस्ट आपको कम आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो पैसा वैल्यू लूज़ करता है जब इन्फ्लेशन हो। हमेशा अगर इन्फ्लेशन हो और ये पूछा जाए कि क्या जो लेंडर है वो फ़ायदे में रहेगा या बोरोवर, तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो बोरोवर हमेशा फ़ायदे में रहता है। और बिजनेसेस आर नॉट विलिंग टू, ऑल्सो नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, बिजनेसेस भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब ऐसे सडन इंक्रीज़ हो रहा है इसमें इन्फ्लेशन में। वही एग्जांपल श्रीलंका का या यूक्रेन का, जहाँ गैलोपिंग एकदम से जो इन्फ्लेशन एकदम ही राइज हो गई। फिर हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या है कि राइज ओवर ए मिलियन परसेंट पर ईयर, मतलब 1 मिलियन% से भी ज़्यादा की वो इन्फ्लेशन राइज हो गई, तो जो कि हाईली अनस्टेबल है। जैसे कि जर्मनी में 1920 में हुआ था कि जो सरकार है वो टैक्सेस नहीं रेज कर पा रही थी, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, वॉर के टाइम पे उन पे काफ़ी और सैंक्शन लग गए थे, तो उस वजह से वहाँ की इकॉनमी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो उसके अपने कर्जे चुकाने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया कि पैसे छापने शुरू कर दिए, खूब खूब पैसे छापे, तो इन्फ्लेशन एकदम ही बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ गई तो उससे क्या हो गया कि लोग क्या है, अगर कुछ छोटा मोटा सामान भी लेना होता था या ख़रीदना होता था तो उनको पैसे बैग में ले जाने पड़ते थे, मतलब बैग भर भर के वो पैसे ले जा रहे हैं और उससे फिर सामान खरीद रहे हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत महंगे उसमें मिल रही है। वैसे ही यूएसएसआर में हुआ, जब वो यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हुआ और मार्केट फ्री हुई गवर्नमेंट कंट्रोल से, तो क्या है प्राइस जो है वो 4 लाख गुना परसेंट वो अगले 5 साल में बढ़े। तो मतलब इतनी वो इन्फ्लेशन राइज हो गई, उसको क्या बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब एकदम ही ब्लास्ट हो गया इन्फ्लेशन में कि वो अनकंट्रोलेबल हो गई। फिर कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, कुछ लोग इसको भी मतलब टाइप सी बताते हैं इन्फ्लेशन के, बट ये रीज़न भी है इन्फ्लेशन के। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे डिमांड, जिसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की सडनली, तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ गई उस चीज़ की, या उसका रेट बढ़ गया। सो एक्सेसिव डिमांड ऑल्सो रेफर टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा एक छोटी सी चीज़ को चेज कर रही है। तो एक्सेसिव मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में और गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किए हैं या गवर्नमेंट ने पैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, सरकार और सोशल चीज़ों पे खर्च कर रही है या कोई और इन जगह इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। उसके लिए अगर इन्फ्लेशन डिमांड पुल की वजह से है, तो आरबीआई क्या करती है कि उसको जो मनी सप्लाई को है वो रिड्यूस करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है आरबीआई, और उसके जगह पैसा जो है मार्केट से वो अपने पास रख लेती है। तो उससे क्या है कि इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कम हो जाती है, और उससे मनी सप्लाई कम हो गई तो उससे क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाती है। फिर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुल है मतलब कॉस्ट पुल हो रही है, कि उसके पीछे कुछ रीज़न है। या तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब हो गया कि कॉस्ट पुल हो रही है, उसका है कि भैया क्या पता है कि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा पड़ रहा है, सडनली कहीं बाढ़ आ गई, और जो जैसे मान लो अनियंस, नॉर्मली इन चीज़ों से अनियन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र में या कुछ ऐसे इन एरिया में कहीं बाढ़ आ गई, तो सडनली क्या है कि ऑनियन के रेट, क्योंकि क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑनियन के रेट सडनली बढ़ गए। वैसे ही हर चीज़ में होता है कि अगर कोई डिज़ास्टर हो गया या फिर क्या क्या हो सकता है कि जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर जैसे कैपिटल है या रिसोर्सेज है या लेबर है, इनमें से किसी भी एक का रेट बढ़ गया तो वो उससे क्या होगा कि
कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वो उससे क्या होता है, जैसे कि सरकार ने पॉलिसी लाई कि अब जो मिनिमम जो वेजेस है वो अब अ, अभी 300 है तो अब 350 हो जाएगी। 350 हो जाएगी तो अब कंपनीज़ को क्या है कि वो कहीं ना कहीं तो वो पैसा सेटल करना है, तो वो क्या है कि रेट इंक्रीज़ कर देगी। रेट इंक्रीज़ हो गया तो उससे क्या है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़े, इस इन्फ्लेशन राइज होगी। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन के, कि कॉस्टफुल पुल इन्फ्लेशन के हो सकते हैं कि वेजेस बढ़ गया हो, या फिर मोनोपोली हो उस मार्केट में, कि कोई एक ही प्लेयर है जो कि उस कमोडिटी को सेल करता हो, तो उसने जब चाहा तो बढ़ा दिए, चाहा तो घटा दिए। या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे ड्रॉट हो गई या फ्लड हो गया, या फिर कोई और रीज़न, जैसे अभी आपका कोविड आ गया था तो सडनली उससे क्या है एक्सपोर्ट वो सब बंद हो गया। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, या फिर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। जैसे कि सभी जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, ये हमने पिछले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जो वो अगर अभी 70 है मान लो, और नेक्स्ट मंथ के लिए वो 80 हो गई, तो अब इंपोर्ट में जो चीज़ पहले 70 की पड़ रही थी अब वो 80 रुपये की पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये है कि रेट बढ़ जाएंगे। तो ये है डिमांड पुल एंड डिमांड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। फिर अब डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन भी है, तो रेट क्या, डिक्लाइन इन प्राइसेस, प्राइस में एकदम कमी आ गई। और किस वजह से होता है कि रिडक्शन इन मनी सप्लाई, ये नॉर्मली किया जाता है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कि वो जो मनी सप्लाई है उसको कम किया जाता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट पर्सनल एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, सरकार ने खर्च करना बंद कर दिया। तो उससे क्या है, उससे भी अगर पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो रेट ऐसे ही गिर जाएंगे। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेज देन सिटिंग ऑन कैश और नॉट स्पेंडिंग एनीवेयर इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो एकदम से प्राइस कम गिर रहे हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसा ऐसे अपने पास जमा रखा है, तो वो भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि मार्केट में बाहर और चीज़ों की वैल्यू कम हो रही है, आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जो चीज़ आप अभी 30 रुपये में ख़रीद रहे थे वो क्या पता रेट कम होने से वो 20 रुपये में मिल जाए और आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई, वो ये समझ सकते हैं आप। और ये जब ज़्यादा वो स्पाइरल बन जाता है ये डिफ्लेशन का, उससे क्या है कि डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो पैसे नहीं खरीद रहे, चीज़ें नहीं खरीद रहे, तो लोग, कंपनी ने बनाना कम कर दिया, चीज़ें बनाना कम कर दिया, तो उससे क्या है कि अगर चीज़ें ही नहीं बन रही है, बिक रही है, तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट में भी इफ़ेक्ट करता है कि वो लोगों को चटनी कर दे, कि कुछ लोगों को निकाल दे कि भाई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इतना माल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और उससे क्या है इकोनॉमी डिप्रेशन में भी आती है, कि अगर डिमांड घट गई तो समझो कि सारा स्पाइरल वो जो सर्कल होता है इसका इकोनॉमी का वो ख़त्म हो गया। डिमांड घट गई तो बनाने की डिमांड घट गई, बनाने की डिमांड घट गई तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो फिर से वही डिमांड कम हो गई खरीदने की। तो ये एक स्पाइरल बन जाता है। फिर डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। डिफ्लेशन बिल्कुल ही मतलब कि आपके प्राइस बिल्कुल ही लो लेवल पे चले गए, कि वो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उससे भी कम हो गए। और जो डिसइन्फ्लेशन है वो बेसिकली इन्फ्लेशन ही है, बट ये है कि उसके मतलब बढ़ने की बजाय उसका रेट कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन है इन्फ्लेशन, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन वो जो रेट थी पहले उससे कम हो गया है। तो जैसे कि इट इज़ द स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इट मीन्स द इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर ओनली रेट स्टार्टेड टू फॉल, मतलब रेट घटना वो शुरू हो गई है, लेकिन ये इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि एकदम ही ख़त्म हो गई, वो सब नहीं हुआ। जैसे प्राइस, ऑनियन के प्राइस है वो देख लो, कि हम यहाँ देख लेते हैं, तो 2013 में 10 रुपये किलो थे, 14 में 11, 15 में 12 और 16 में 12.5। तो रेट तो हर साल बढ़ा है, बट यहाँ इन्फ्लेशन की परसेंटेज घटी है, पहले 10% इन्फ्लेशन थी, फिर 9%, फिर 4.2%। तो इन्फ्लेशन तो है बट वो उसकी रेट कम हो गई, तो उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। सो अगला क्या है हमारे पास, जो इन्फ्लेशन के जो इंडाइसिस है, जो इंडेक्स है इन्फ्लेशन के, वो कैसे मेजर करेंगे इन्फ्लेशन को। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में,
वो ये क्या है कि चेंज इन प्राइसेस पेड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट, जो हम और आप लोग खरीदते हैं रिटेल मार्केट से, और या मतलब जो आपकी किरियाना की शॉप होती है, आप रिटेलर जो होते हैं उनसे जो आप चीज़ें खरीदते हैं, उसका उसके जो रेट है उसका जो मेजरमेंट है वो उस इंडेक्स को बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी की अलग अलग कैटेगरीज है। तो उन कैटेगरीज का क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, सीपीआई जो है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, और सीपीआई जो है रूरल लेबर के लिए। और ये जो डेटा कलेक्ट कौन करता है, लेबर ब्यूरो करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। तो ये जो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड सीपीआई रूरल लेबरर्स, इनके लिए जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है उसको लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। फिर सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड रूरल एंड अर्बन, इन दोनों को कंबाइंड, इसको क्या है एनएसओ कैलकुलेट करता है। एनएसओ इसका डेटा जो कि आप मार्केट में और न्यूज़ में भी सुनते हैं, वो एनएसओ जो है वो कलेक्ट करता है। और इसका बेस ईयर 2011 और 2011-12 है। तो बेस रेट वो सब आपने अगर देख समझना है तो उसके लिए पुरानी वीडियो आप इकोनॉमी के जो पार्ट 2, 3 वो सब देख लो। सो इन्फ्लेशन इंडेक्सेस अगेन वही, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, वो चेंज इन प्राइस इन द होलसेल मार्केट। अब एक होलसेल मार्केट होती है जिनसे कि ये दुकानदार, छोटे दुकानदार लेते हैं, होलसेल में लेते हैं। तो गुड्स आर ट्रेडेड इन द बल्क, यहाँ बल्क में लेते हैं। अभी हम यहाँ चाय पत्ती का एक पैकेट लेंगे और वो चाय पत्ती का एक पूरा मतलब हो सकता है पेटी ही ले आए या बॉक्स, 10-12 बॉक्स ले आए। हम एक बिस्किट खरीदते हैं और वो क्या पता बिस्किट के बॉक्स ही खरीद ले आए। तो वो जो इन्फ्लेशन है, वो जो ये इन्फ्लेशन किसके काम की है, जो ये रिटेल में जो बेचते हैं और उनके काम की है कि वो खरीदते हैं रिटेल, बल्क में खरीदते हैं रिटेल वाले जो है। और ये डेटा जो कौन कलेक्ट करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो उस कलेक्ट करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है। और इसका बेस प्राइस भी वही 2011-12 है। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, वो ये क्या बोलता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो 2013 में क्वेश्चन जो आया था, इसका पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में इंक्रीज हो गया। और फिर दूसरा ऑप्शन है ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, एग्रीगेट लेवल आउटपुट का जो एग्रीगेट एवरेज लेवल है उसमें कमी आ गई। एन इंक्रीज इन एन इफेक्टिव डिमांड, इंक्रीज इन एन इफेक्टिव डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हो गई। तो ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बिकॉज बाई, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि प्राइस बढ़ सकता है। तो ए एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उससे भी बढ़ सकता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारा रेट बढ़ेंगे। ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अब आउटपुट बनाने की आउटपुट कम हो रही है, मतलब जो सामान है वो कम बन रहा है, कम बन रहा है तो डिमांड, और डिमांड ज़्यादा है तो उससे भी हो सकता है, उससे भी रेट बढ़ेंगे। एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, और डिमांड एकदम बढ़ गई है तो उससे तो ऑब्वियसली है ही, अगर बनाने की वो आउटपुट कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, मनी सप्लाई बढ़ गई है, तीनों जो कारण है उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इसका आंसर यहाँ क्या है, डी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।